तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हम क्या कर रहे थे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के रिगार्डिंग कर रहे थे, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग यानी कि। तो कहते हैं कि देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एज वेल एज इंडोर मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो बात है मैंने पिछले पार्ट में भी की थी। मैंने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक में यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस पे करके क्या है कि आर्टिकल्स मेमोरेंडम की कॉपी ले सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ये मान के चला जाएगा कि उसको मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में जानकारी है। एनीबडी डीलिंग विद द कंपनी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव knowledge about the articles and memorandum whatever has been mentioned या written in the memorandum और articles। अब ये मान के चला जाएगा कि उसने उसको पढ़ भी लिया है, उसको समझ भी लिया है कि लिखा क्या है, ठीक है। कल को कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में जानकारी थी नहीं थी, या जो लिखा था मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, ठीक है। तो यानी जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का नियम है, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का नियम है, ये कंपनी को बचाता है बाहर के लोगों से। जो बंदे बाहर के जो कंपनी के साथ डील करते हैं तो मान के चला जाएगा कि उनको कंपनी के जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स, उनकी जानकारी है। तो ये जो नियम है ये कंपनी को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है कंपनी के जो बाहर के लोग हैं उनसे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडोर मैनेजमेंट का। ये उसका अपोजिट है। ये क्या है कि बाहर के लोगों को बचाता है कंपनी से। यानी यहाँ ये मान के चला जाता है कि बाहर के लोगों को क्या पता कि कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं यानी इंटरनल वर्किंग है वो क्या है, ठीक है, वो क्या चल रही है, सही चल रही है कि गलत चल रही है। मान लीजिए कंपनी ने किसी काम के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना था। अब बाहर का बंदा जो है वो तो यही मान के चलेगा कि कंपनी ने पास कर लिया होगा, कंपनी ने पास कर लिया होगा। अगर हाँ मान लीजिए कंपनी ने वो रेजोल्यूशन पास करना था प्लस आरओसी के पास रजिस्टर करवाना था, तो बाहर के बंदे की जिम्मेवारी बनती है कि वो आरओसी से पता कर ले। वहाँ से अगर पता कराया जा सकता है तो पता करे कि हाँ भाई ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का नियम है ये तो बचाता है कंपनी को बाहर के लोगों से, कि यहाँ तो मान के ये चला जाएगा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जो व्यक्ति बाहर का कंपनी के साथ जो डील कर रहा है उसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जानकारी है। बट जो इंडोर मैनेजमेंट का नियम है ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ बाहर का बंदा ये प्रिज्यूम करके चलता है कि कंपनी की जो इंटरनल वर्किंग है वो सही हो रही होगी, ठीक है, वहाँ कोई खामी नहीं होगी। बट हाँ जहाँ रीजनेबल तरीके से बड़े इजीली ये पता लगाया जा सकता है कि कंपनी ने काम सही किया है कि नहीं किया, और वो बाहर का बंदा डीलिंग करने से पहले पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता, लापरवाही करता है, तो फिर वो बाहर का बंदा ही लायबल होगा। वहाँ इंडोर मैनेजमेंट का नियम लागू नहीं होता। या मान लीजिए बाहर का बंदा खुद ही मिला हुआ है अंदर के लोगों के साथ गलत काम के लिए, ठीक है, तो फिर वो बाहर का बंदा कंपनी को कैसे लायबल ठहरा सकता है, तो कैसे वो इंडोर मैनेजमेंट के नियम का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इसको फटाफट फिनिश करते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा डन हो जाए। तो कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 जो हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जैसे मैंने बताया कि अब एमसी की वेबसाइट है, ठीक है, www जो फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस की थी, ठीक है, जहाँ से वो बेसिक्स ऑफ कंपनियों में भी mca.gov.in। तो आप एमसी की वेबसाइट पे जाके जो डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं, ठीक है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है, जस्ट बाय पेइंग द नॉमिनल फी, कुछ चेक तो फ्री मिल जाते हैं। दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट कैप्ट बाय आरओसी और मेक रिकॉर्ड ऑफ द सेम। अपने पास वो रख सकते हैं कि कॉपी लेना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। कुछ एक नॉमिनल सी फीस है, आप वो पे करके क्या है कि एमसीए से यानी एमसीए की वेबसाइट से आप जो डॉक्यूमेंट है वो लेना चाहें ले सकते हैं, उसकी कॉपी वगैरह हो गया, एक्सट्रैक्ट्स हो गए, वो ले सकते हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया था, ठीक है, जब वो रजिस्टर हो जाते हैं विद द आरओसी तो बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी वन एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल फी। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट, हम ऐसे कह सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर इसकी कोई कॉपी लेना चाहता है, देखना चाहता है, तो जस्ट नॉमिनल से फी पे करके वो ले सकता है, ठीक है, या देख सकता है। इन अदर वर्ड्स सेक्शन 399 कन्फर्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट जो है वो देख सकता है जो अवेलेबल विद द आरओसी है। इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद ए कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट
हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन कन्फॉर्मिटी विद देयर प्रोविजंस, बट वेदर ए पर्सन रीड्स देम और नॉट, it will be presumed that he knows the contents of the documents. This kind of presumed implied notice is called constructive notice. तो सेक्शन 399 सिंपल शब्दों में कहता है कि देखिए, अब जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पब्लिक में कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहता है, ठीक है, वो कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह रीड कर सकता है कॉपी लेके, ठीक है। तो मान के चला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो उसे मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है की जानकारी है, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मेंट, फिर इसको समराइज फॉर्म में लिखा है, देखिए फटाफट। वेदर ए पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाहर का बंदा कंपनी के साथ डील करता है और कहता है मुझे पता ही नहीं है मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या लिखा, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, वो खुद लायबल है, ठीक है। ये प्रिजम्पशन यही है कि उसने मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़ लिया, उसके नॉलेज है उसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। ही इज नॉट ओनली presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective, ठीक है। केवल कहते हैं कि ये नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने पढ़ लिया है उसको डॉक्यूमेंट्स को, ये भी प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको समझ भी आ गए हैं, ही हैज़ अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स but also of all other related documents such as special resolutions etc which are required to be registered with the ROC। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि जो बाहर का बंदा है, केवल वहाँ ये नहीं माना जाएगा कि उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की ही जानकारी है, ये भी माना जाएगा कि और जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी की, जैसे 117 सेक्शन है कंपनी लॉ का, कंपनीज एक्ट 2013 का 117 सेक्शन है 117, तो स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड विद द ROC, ठीक है। कुछ एक रेजोल्यूशंस हैं जो फाइल किए जाते हैं इसके पास, ROC के पास। तो जो जो डॉक्यूमेंट ROC के पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जो फाइल हुए हैं ROC के पास और वो अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन है, तो माना जाएगा कि उसको उसके बारे में पता है, ठीक है। तो मान के चला जाएगा कि कंपनी को, जो बाहर के बंदे को जो कंपनी के साथ डील करता है, उसको मेमोरेंडम आर्टिकल की जानकारी तो है ही है, प्लस ये भी जानकारी है जो और भी जो डॉक्यूमेंट कंपनी के ROC के पास जमा होते हैं जो अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन हैं, उन सभी की जानकारी क्या है, प्रिज्यूम की जाएगी उस बंदे को पता है, उसने पढ़ लिया है, प्लस उसने अंडरस्टूड कर लिया है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of company as defined in the memorandum or outside the authority of directors as per memorandum or articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company, ठीक है। तो कहते हैं कि 10 देखिए, कोई भी व्यक्ति तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड है, ठीक है, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है कि साफ साफ कि हाँ कि ये पावर क्या है कि मेमोरेंडम के विधन नहीं आती, बट फिर भी वो बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। वो कोई भी राइट एक्वायर नहीं करता कंपनी के अगेंस्ट, सिंपल हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है कि कंपनी के जो मेमोरेंडम हैं, आर्टिकल्स हैं या अदर डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द ROC, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन है। तो कोई भी बंदा जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो वहाँ ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने ये सभी डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लिया, उसने ये सभी डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लिया और उसने इसको सभी को समझ लिया अच्छे से, ठीक है। तो कल को अगर वो बंदा कंपनी के साथ डील करता है, तो कंपनी एक ऐसा काम कर रही है जो उसकी बियॉन्ड पावर है, यानी अल्ट्रा वायर्स है, तो वो बंदा कंपनी के खिलाफ कोई भी राइट एक्वायर नहीं करता क्योंकि वो बियॉन्ड पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब देखिए, जैसे समझाया मैंने इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। अब बाहर का बंदा जो है, ये तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लिए हैं, उसको उसके बारे में जानकारी है, बट कंपनी की इंटरनल अफेयर्स के बारे में ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि उसको जानकारी है। जैसे कंपनी ने OR पास करना है, एसर पास करना है, तो यहाँ पे ये नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको पता है इसके बारे में, ठीक है। बट हाँ, अगर ये OR एसर ROC के पास फाइल होने हैं, ठीक है, ROC के पास फाइल किए भी हैं कंपनी ने, तो फिर ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि उसको इस बात का पता है कि हाँ कंपनी ने पास किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को बचाता है आउटसाइडर से, बट जो इंडोर मैनेजमेंट का बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है, ये बचाता है आउटसाइडर को फ्रॉम कंपनी, ठीक है। द अफोरसेड डॉक्ट्रिन में सिद्धांत ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है।
यहाँ पे कहते हैं ये बिल्कुल ये नहीं मान के चला जाता कि बाहर के लोगों को कंपनी के अंदर के कामों के बारे में जानकारी है, ठीक है। फॉर इंस्टांस, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द ऑल डिटेल फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व। बहुत अच्छा लिखा है ये। कहते हैं कि देखिए जहाँ पे कोई काम मेमोरेंडम या आर्टिकल द्वारा ऑथराइज किया गया है, तो बाहर का बंदा ये प्रिज्यूम करेगा कि हाँ वो काम करने के लिए जो कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी कंप्लाई कर ली होंगी, वो पूरी कंप्लीट कर ली होंगी। तो बाहर का बंदा कभी ये प्रिज्यूम नहीं करके चलेगा कि कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग पूरी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। वो यही मानेगा कि हो चुकी हैं, ठीक है। वो मानेगा कि जो काम कंपनी के पावर के विद इन एज पर द मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, तो कंपनी ने वो काम एज पर द जो मेमोरेंडम आर्टिकल या इंटरनल जो उनके रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कर लिया होगा, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लैंडमार्क केस, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज टर्कवेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पे हुआ क्या था, कहते हैं मिस्टर टर्कवेंट वॉज द ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरन्स कोलब्रुक स्टीम, ठीक है। तो मिस्टर टर्कवेंट क्या था, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर था एक कंपनी का, जिसका नाम क्या था, कैमरन्स कोलब्रुक स्टीम। तो कोल एंड स्वेंसी एंड लॉफर रेलवे कंपनी, इट वॉज incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844. The company had given a bond, अब ये ध्यान से समझना कि कंपनी ने केस मेन जो कंटेंट है वो यही है। द कंपनी हैड गिवन ए बॉन्ड फॉर 2000 पाउंड टू रॉयल ब्रिटिश बैंक। तो कंपनी ने एक बॉन्ड दे रखा था 2000 बॉन्ड का रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्राइंग्स ऑन इट्स करंट अकाउंट। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनीज सील साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the articles of association, the directors only had the power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. The resolution had been passed, but not specifying how much the directors could borrow. कहते कि देखिए यहाँ पे क्या था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंपनी के बिहाफ पे लोन लिया, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनी ने रेजोल्यूशन भी पास किया था, पर कहते हैं कि रेजोल्यूशन में ये तो था कि हाँ भी जो डायरेक्टर्स हैं वो लोन ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, कंपनी के लिए, बट वहाँ पे ये नहीं था कि कितना लोन ले सकते हैं। तो यहाँ ये पाया गया कि द बॉन्ड वॉज वैलिड, सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म्स। जो बॉन्ड था 2000 पाउंड का, उसको एनफोर्स कर सकता है। ही सेड द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर दैट डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशंस अलाउड। Articles of association were registered with the company's house, so there was constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolutions passed because these were not registrable. The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal workings. This is the indoor management rule that the company's indoor affairs are company's problem. कहते कि देखिए अब कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेबल नहीं था, जो कह सकते हैं कि कंपनी हाउस था, यानी जो हम इंडिया में आरओसी बोलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट तो क्या था, रजिस्ट्रेबल नहीं था। अब बाहर के बंदे को क्या पता कि कंपनी ने जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है कि नहीं किया, ठीक है। अब कहते हैं कि ठीक है, अब ये था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो इतनी अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मान के चला जाएगा कि बैंक को उसकी जानकारी होनी चाहिए, पर उसके बियॉन्ड बोरो करना है तो उसके लिए क्या था कि कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना था। अब दिक्कत ये थी कि वो रेजोल्यूशन वाज नॉट टू बी फाइल्ड विद द कंपनी हाउस, यानी कि आरओसी जो हम कहेंगे इंडिया के हिसाब से, तो वहाँ पे फाइल नहीं होना था। वहाँ पे जब फाइल ही नहीं होना था तो मान के चला जाएगा कि हाँ भी जो आउटसाइडर है बैंक है वो मान के चलेगा, प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि हाँ भी इन्होंने वो रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा, ठीक है, कि फाइल तो होना नहीं था। अगर फाइल होना होता तो बैंक पता लगवा लेता वहाँ से कंपनी हाउस से, बट फाइल तो होना ही नहीं था। तो जो कंपनी हाउस है, यानी यहाँ के हिसाब से आरओसी में बार बार बोल रहा हूँ, तो वही प्रिज्यूम करके चलेगा कि कंपनी ने ये रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा। तो वो बैंक को क्या पता कि रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं किया, बट वो प्रिज्यूम करके चलेगा कि हाँ उन्होंने ये पास कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब कुछ केसेस में क्या है कि इंडोर मैनेजमेंट का नियम, यानी कि बाहर के बंदे को क्या पता कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग के बारे में, तो ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल दी भी थी आपको, जैसे मान लीजिए बाहर के बंदे को पहले ही पता है कि कंपनी गलत कर रही है, यानी उसको इरेगुलरिटी की नॉलेज है, ठीक है, या फ्रॉड में खुद शामिल है वो, ठीक है ना। दस द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू पर्सन्स डीलिंग विद ए कंपनी, टू इट्स डायरेक्टर्स,
or other persons. They are entitled to assume that the acts of directors or other officers of a company are validly performed. तो बाहर का बंदा नॉर्मली ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि कंपनी के लोग जो कर रहे हैं वो विद इन देयर पावर्स कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर वो बियॉन्ड मेमोरेंडम में आर्टिकल्स हैं या बियॉन्ड उन डॉक्यूमेंट्स के हैं जो रजिस्ट्री वाले हैं विद द आरओसी, तो फिर मान के चला जाएगा कि उसको पता है इस बारे में, इफ़ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ द अपरेंट अथॉरिटी, ठीक है। मान लीजिए जो पावर मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, ठीक है, तो वो तो अपरेंट अथॉरिटी के विद इन तो है नहीं, ठीक है। अगर बियॉन्ड मेमोरेंडम या बियॉन्ड आर्टिकल्स हैं तो बाहर के बंदे की ये जिम्मेवारी है कि वो देख ले कि हाँ भाई बियॉन्ड है कि नहीं है मेमोरेंडम या आर्टिकल के। कल को बियॉन्ड है, ठीक है, और वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है आउटसाइडर, तो खुद लायबल होगा, वो कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। सो लॉन्ग एज एन एक्ट इज वैलिड अंडर द आर्टिकल्स इफ डन इन ए पर्टिकुलर मैनर, एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इट हैज़ बीन डन इन अ मैनर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर कोई काम एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वैलिड है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर मैनर में उसको करना है, तो आउटसाइडर ये प्रिज्यूम करेगा कि कंपनी ने उसको उस पर्टिकुलर मैनर में ही किया होगा। जैसे मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा है कि कंपनी क्या है कि इतना बोरो कर सकती है, ठीक है, पर इस अमाउंट को बोरो करने के लिए कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। अब बाहर का बंदा ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा, ठीक है। द अबव मेंशन्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और तर्कमैन रूल हैज़ लिमिटेशंस ऑफ इट्स ओन, पर कहते हैं इसकी अपनी एक दिक्कतें हैं नियम की, ठीक है, क्योंकि कई केसेस में इसकी एक्सेप्शंस लागू हो जाती हैं। वो कौन सा केस है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो कहते हैं द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी एज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। जैसे आपका मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं या कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरओसी के पास फाइल होते हैं, तो बाहर के बंदे को ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि उसने ये रीड कर लिया, उसको उसकी नॉलेज है, ठीक है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, यानी कि जो इरेगुलरिटी हो रही है, कंपनी जो इरेगुलरिटी कर रही है, तो बाहर के बंदे को नॉलेज है उस बारे में, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल है कि उसको पता ही है, कंस्ट्रक्टिव मान के चला जाएगा उसको पता है, जैसे कि मेमोरेंडम प्लस आर्टिकल्स। इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर द डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या कहते हैं, वेयर द डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्व्स because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of GM which they had not obtained। तो समझ आया, सिंपल है। कहते हैं कि देखिए कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, उस डिबेंचर्स को इशू करने के लिए कंपनी को जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना था, यानी मेंबर्स की अप्रूवल लेनी थी। अब कंपनी ने मेंबर्स की अप्रूवल ही नहीं ली और डिबेंचर्स इशू कर दिए डायरेक्टर्स को। अब क्या कंपनी के डायरेक्टर्स को नहीं पता कि कंपनी को जीएम में रेजोल्यूशन पास करना है, तो कंपनी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया, ठीक है। तो कंपनी के अंदर के लोगों को जब पता है, डायरेक्टर्स को जब पता है कि कंपनी को यहाँ जीएम में रेजोल्यूशन पास करना है और कंपनी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया और बिना जीएम में रेजोल्यूशन पास किए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं डायरेक्टर्स को, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स जिनको इस बारे में जानकारी है कि जीएम में रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो वो उसके लिए लायबल रहेंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो नियम है इंडोर मैनेजमेंट का वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो बंदा डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको पता है कि कंपनी ने इरेगुलरिटी की है, यानी उसको इरेगुलरिटी की नॉलेज है, तो वहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट का नियम लागू नहीं होता, सिंपल। उसी प्रकार से कहते हैं कि एक और केस लो है मॉरिस वर्सेस कैंसन। यहाँ कहते हैं कि ए डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग विच मेड द अलॉटमेंट। His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office, ठीक है। तो उसने क्या किया, कहते हैं कि एक मीटिंग जहाँ पे डायरेक्टर्स को शेयर अलॉट होने थे, ठीक है, उस मीटिंग में वो प्रेजेंट था। अब देखिए जहाँ पे एक मीटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है, जहाँ पे एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो उस मीटिंग में तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, और उस मीटिंग में उसने पार्टिसिपेट भी किया और उसने फेवर में वोट भी डाली, तो जो कर नहीं सकता था, ठीक है, तो मीटिंग ही वो क्या है एक तरह की वर्ड हो जाती है, वो रेजोल्यूशन ही क्या हो गया, एक तरह का वर्ड हो गया। तो कहते हैं कि देखिए जब उसको पता है कि ये इरेगुलरिटी हुई है, ठीक है, तब भी उसमें वो काम कर रहा है, जो शेयर अलॉट कर रहा है अपने आप को, तो ये क्या है कि ये गलत है, ठीक है। तो जहाँ पता है, यानी कहने के बाद जहाँ इरेगुलरिटी की नॉलेज है, तो वहाँ पे ये इंडोर मैनेजमेंट का नियम लागू नहीं होता। दूसरा क्या है कि जहाँ पे पता तो नहीं है पर सस्पिशियन है, ठीक है, डाउट है कि यहाँ पे इरेगुलरिटी हो रही है, और बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि रेगुलरिटी हुई है कि या नहीं हुई।
तो बट उसने कुछ लापरवाही की, कोशिश ही नहीं की, तो वहाँ पे वो खुद लायबल होगा, यानी इंडोर मैनेजमेंट का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली, यानी जो लापरवाही के साथ चलते हैं, ठीक है, उनके लिए ये डॉक्ट्रिन का फ़ायदा उनको नहीं मिलता। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनीज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजल और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी। यहाँ पे कंपनी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रही है जो उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, एक बिल्कुल ही अनयूजुअल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो क्या कंपनी के साथ जो व्यक्ति डील कर रहा है उसको पता नहीं लगाना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन क्या सही है भी है नहीं है, क्या कंपनी ने नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं कि नहीं लिए इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए? ठीक है, तो उसे ये पता करना चाहिए था, बट वो पता नहीं करता, तो वहाँ पे क्या है, वो खुद लायबल है, यानी उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ द तर्कवेंट रूल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, यानी कि इंडोर मैनेजमेंट के नियम की जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सस्पिशियस एंड देयरफॉर इनवाइट इंक्वायरी, जहाँ पे क्या है, जो सर्कमस्टांसेस है वो बिल्कुल क्या है, डाउटफुल हैं, सस्पिशियस हैं, और जो व्यक्ति डील कर रहा है कंपनी के साथ उसको वहाँ पे इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, और वो नहीं करता तो उसको इंडोर मैनेजमेंट के नियम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। सस्पिशियन शुड अराइज फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फैक्ट दैट द ऑफिसर इज प्रपोर्टिंग टू एक्ट इन द मैटर विच इज़ अपरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। क्या कहते हैं कि देखिए जो सस्पिशियन है, ठीक है, जो डाउट है वो अराइज होना चाहिए उन सर्कमस्टांसेस से जहाँ पे वो बंदा डील करे एक पर्टिकुलर मैटर, जो कंपनी का एक ऑफिसर है एक पर्टिकुलर मैनर में वो डील कर रहा है, तो वहाँ एक बिल्कुल सस्पिशन अराइज हो रहा है कि यार ये आउटसाइड अथॉरिटी है, ठीक है, कंपनी की अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रहा है, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रहा है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो बाहर का बंदा जो डील कर रहा है उसको चाहिए कि कम से कम पता तो लगाए, ठीक है, कंपनी से इंक्वायरी तो करे कि सही है कि गलत है, विच इज़ अपरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। Where, for example, as in case of Anand Bihari Lal versus Dinshok and Company, the plaintiff accepted a transfer of a company's property from its accountant. The transfer was held void. ठीक है, अब देखिए कंपनी का नॉर्मल अकाउंटेंट है, वो नॉर्मल बस अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब अकाउंटेंट के पास सारे रिकॉर्ड होता ही है, तो वो अकाउंटेंट ने क्या किया कि कंपनी की एसेट ट्रांसफ़र कर डाली, कि कंपनी की एसेट ट्रांसफ़र कर डाली। अब ये तो क्या है कि ऑब्वियसली क्या है कि साफ साफ लग रहा होगा कि ये तो बियॉन्ड अथॉरिटी काम कर रहा है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो ऐसा करता नहीं है अकाउंटेंट, कंपनी की एसेट ट्रांसफ़र करे। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, एक मतलब कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बियॉन्ड, जैसा वो करता नहीं रूटीन में, तो कंपनी की एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है वो। अब जिस व्यक्ति को कर रहा है उसको पता तो करना चाहिए क्या इस अकाउंटेंट के पास पावर भी है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये इस मैनर में काम कर रहा है जो बिल्कुल अनयूजुअल है और जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज्ड in the absence of a power of attorney that the accountant had authority to effect transfer of company's property। ठीक है, तो प्लेंटिफ को बिल्कुल यहाँ पे डिस्पोज नहीं करना चाहिए था कि इन द एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि जो प्लेंटिफ है उसको ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि हाँ कि यहाँ पे उसके पास ये पावर है, यानी उसको देखना चाहिए, पता करना चाहिए कि पावर है कि नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ हॉक्टन and company versus Northern Law and Wills Limited, where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money of one company in payment of debt to other. The court said that it was something so unusual, यानी एक कंपनी के पैसे वो दूसरे कंपनी का लोन पे करने में यूज़ करेगा। ठीक है, एक डायरेक्टर ऐसा कह रहा है तो कहते हैं कि तो बिल्कुल अनयूजुअल सा लग रहा है। ठीक है, दैट द प्लेंटिफ वर पुट अपॉन इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर द पर्सन्स मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर एनी अथॉरिटी इन फैक्ट टू मेक इट। ठीक है, तो बिल्कुल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। एक कंपनी का डायरेक्टर कह रहा है कि दो जगह पे डायरेक्टर है, मान लीजिए मैं ए कंपनी में डायरेक्टर हूँ, बी कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले मैं कहता हूँ कि देखिए मैं क्या करूँगा कि ए कंपनी के पैसे से आपके जो डेट है, लोन है, कर्जा है, मैं उतार दूंगा। तो यहाँ बी कंपनी के जो लोग हैं उनको चाहिए कि पता करने का चाहिए कि हाँ भी क्या इसको पावर भी है उस ए लिमिटेड कंपनी में कि वहाँ के पैसे यहाँ का लोन पे करने में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो एनी अदर रूल would place limited companies without any sufficient reason for so doing at the mercy of any servant or agent who should purport to contract on their behalf। तो कहते हैं इस प्रकार से अगर हम उनको खुला ही छोड़ देंगे, कोई पता ही नहीं करेगा, हर बंदा ये कह देगा देखिए इंडोर मैनेजमेंट का नियम है कि हमें क्या पता, तो ऐसे तो कंपनी के अंदर के लोग कुछ भी करते जाएंगे और बाहर का बंदा ये आके कह देगा कि देखिए इंडोर मैनेजमेंट का नियम अप्लाई हो रहा है। तो कहते हैं इसलिए बाहर के व्यक्ति को एक जो ट्रांजेक्शन कर रहा है जो कंपनी के अंदर के लोग से, अंदर के बंदे से,
तो वहाँ उसको चाहिए कि अगर एक ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही है तो बिल्कुल अनयूजुअल वे में हो रही है, जो लग रहा है कि हाँ भाई ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस केस में क्या है कि बाहर के व्यक्ति को जो डीलिंग कर रहा है कंपनी के साथ, तो उसको कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए कि पता तो करे क्या ये अपनी विद इन द पावर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है फोर्जरी। तो कहते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेगुलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्टेड ट्रांजेक्शन, बट इट कैन नॉट अप्लाई टू फोर्जरी विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। जहाँ पे बिल्कुल धोखाधड़ी हुई है, ठीक है, धोखाधड़ी हुई है, तो वहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट का नियम लागू नहीं होता। यानी अंदर के बंदे बिल्कुल फोर्जरी कर रहे हैं, अंदर के बंदे फोर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। फोर्जरी में इन सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूड द तर्कमेंट रूल। The only clear illustration is found in Rubin versus Great Britain and consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of a share certificate. Plaintiff क्या था? Was a transferee of a share certificate issued under the seal of defendant's company. The company secretary who had affixed the seal of company and forged the signature of the two directors issued the certificate. यानी कि जो शेयर सर्टिफिकेट इशू होने थे वहाँ पे कंपनी के जो CS था उसके साइन होने थे प्लस दो डायरेक्टर के। तो CS ने क्या किया, अपने साइन तो किए ही किए, प्लस जो दो डायरेक्टर के जो फोर्ज साइन कर दिए वो साइन भी उसने फोर्ज कर दिए। दो साइन क्या है CS ने फोर्जरी के साथ किए, गलत ढंग से, मतलब पावर खुद ही साइन कर दिए। द प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट जिसको ये सर्टिफिकेट अलॉट हुए उसने क्या बोला कि वेदर द सिग्नेचर वॉज जेन्युइन और फोर्ज, उसे क्या पता, वाज ए पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट एंड देयरफॉर द कंपनी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम denying genuineness of documents, but it was held that rule has never been extended to cover such a complete forgery। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिल सकता जहाँ पे बिल्कुल ही क्या है कि सारा कुछ फोर्जरी हुई है। तो कहते हैं कि इंडोर मैनेजमेंट का तो बेनिफिट वहाँ पे दिया जा सकता है जहाँ पे क्या है कि केवल क्या है, रेगुलरिटी है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट याद रखिएगा, ठीक है, बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, बेनिफिट जो है इंडोर मैनेजमेंट का वो वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे कंपनी रेगुलर काम कर रही है, रेगुलरिटी कर रही है, ठीक है, जो क्या है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और क्या है जो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो अंदर के लोग काम कर रहे हैं जो क्या है गलत ढंग से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए जहाँ पे फोर्जरी हो रही है, जहाँ पे फोर्जरी हो रही है, ठीक है, कंप्लीट फोर्जरी है, तो वहाँ पे कहते हैं कि इस इंडोर मैनेजमेंट के नियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट तभी मिलता है कि जहाँ पे अंदर के लोग क्या हैं कि गलत काम कर रहे हैं और बाहर का व्यक्ति आम सूझबूझ से इसको पता नहीं लगा सकता, नॉर्मली पता नहीं लगा सकता, ठीक है। तो मान के चला जाएगा कि बाहर का व्यक्ति जो है कि उसे क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर जहाँ पे वो नॉर्मली क्या है कि जहाँ पे उसको लगता है कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है बिल्कुल अनयूजुअल नेचर की है और जो कंपनी के जो एम्प्लॉय स्टाफ ऑफिसर जो कर रहे हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनर में नहीं कर रहे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मैनर में नहीं कर रहे, तो बिल्कुल जो बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको एटलीस्ट पता लगाना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन जो है सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है और इंडोर मैनेजमेंट ये बिल्कुल अपोजिट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये बचाता है कंपनी को, प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर्स, और जो इंडोर मैनेजमेंट है प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर फ्रॉम कंपनी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो डील करता है कंपनी के साथ मान के चला जाएगा कि उसको कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल या कोई और डॉक्यूमेंट जो फाइल होते हैं और उसके पास जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी उसके उसे जानकारी है, उसने उसे पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ भी लिया, ये प्रज्यूम किया जाएगा। उसने पढ़ा है या समझा नहीं है, या पढ़ा ही नहीं है समझा ही नहीं है, ये क्या है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट का तो नियम ये है कि जो बंदा बाहर से डील कर रहा है, ठीक है, तो उसे मान के चला जाएगा, ठीक है, उसे कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह का तो पता है, बट इंटरनल जो वर्किंग है उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्शंस हैं कुछ जहाँ पे ये इंटरनल जो इंडोर मैनेजमेंट वाला नियम लागू नहीं होता, कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? पहली एक्सेप्शन तो ये होगी कि उसे इरेगुलरिटी के बारे में जानकारी, जैसे हमने बात की थी कि कंपनी ने डायरेक्टर्स को डिबेंचर्स इशू किए और डिबेंचर इशू करने के लिए GMA अप्रूवल चाहिए थी और GMA को अप्रूवल ली ही नहीं गई थी, और ये बात डायरेक्टर को पता थी कंपनी के, फिर भी उसे डिबेंचर्स अलॉट कर दिए गए। तो यहाँ पे ये डिबेंचर्स की जो अलॉटमेंट है वो वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल जो इरेगुलरिटी थी उसके बारे में डायरेक्टर को जानकारी थी, ठीक है। एक तो क्या है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, और दूसरा क्या है कि जहाँ पे क्या है कि
बाहर का व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है, वो जो ट्रांजेक्शन उसके साथ की जा रही है वो बिल्कुल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। तो उसको चाहिए कि एक बार कम से कम पता करे कि ये ट्रांजेक्शन क्या वैलिड है या नहीं है, ठीक है, ये विद इन द पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी है या नहीं है जो ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये याद रखना है कि जहाँ पे कंप्लीट फोर्जरी है वहाँ पे क्या है कि इसका बेनिफिट नहीं मिलता, यानी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। आपको ये ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही था, थोड़ा सा टॉपिक था इस पार्ट में, ठीक है। आपने ये जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है अच्छे से करना है, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, स्कोरिंग है, ठीक है, और आगे जाके ये वैसे भी ये आपका सीए इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू।